सवेरे हम लोगों ने जो लॉकडाउन के वजह से मजदूरों का पलायन हो रहा है उस विषय पर, कोरोना के विषय पर और एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विषय पर, ईवीएम के विषय पर लोगों के मन में जो सवाल है वो पूछने के लिए कहा गया था। मैं लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उसके लिए सवाल पूछने वालों का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे अपील पर सवाल पूछे और उन सवालों के हम लोग अब जवाब देने वाले हैं। एक एक करके जो सवाल हमारे पास है उन सवालों के जवाब हम लोग दे रहे हैं। पहला सवाल है विशाल भूमरकर, लॉकडाउन की आड़ में सरकार कुछ बड़ा गेम खेलना चाहती है या सचमुच में वो कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये सारा कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह राम मंदिर की स्थापना के लिए सीएम योगी वहां जाते हैं, क्या लॉकडाउन उसके लिए मायने नहीं रखता? दुनिया में कोरोना का जो कहर है वो लगभग 197 देशों में फैल गया है। इसके पहले किसी भी बीमारी का कहर इतने बड़े पैमाने पर फैला हो, ऐसा इसके पहले कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसे महामारी घोषित की है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित की है तो ये बात सिद्ध होती है कि ये केवल भारत का मामला नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि भारत में महामारी बड़े पैमाने पर ना फैले, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है, ऐसे संकट की स्थिति में हम सब लोगों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए। अगर हमारे देश पर किसी और देश ने आक्रमण किया होता तो ऐसे स्थिति में सारा देश मिलकर उसका मुकाबला करता है, तो कोरोना के विरोध में भी सारे देशवासियों को और देश को मिलकर लड़ना चाहिए और पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से जितने साधन संसाधन देश के पास उपलब्ध हैं उन साधन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। और हम लोगों को, जनता को जागृत करने के लिए जो मुद्दे हम लोग उठाकर देश में चल रहे हैं, टेलीफोन के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा उन मुद्दों पर जागृत करने के लिए आपको या हमको किसी ने नहीं रोका है। हम लोग अपना काम घर में बैठकर भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर भी कर सकते हैं और ऐसा काम हमको करना चाहिए। दूसरा सवाल भी विशाल भूमरकर साहब का ही है। सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में किस किस बड़े प्रतिनिधियों की तरफ से आपको सहयोग मिला है या मिलने की अपेक्षा है? भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी इसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन चला रहे हैं। क्या वे भी साथ सहयोग के लिए तैयार हैं? सारे बहुजन आंदोलन अलग अलग दिन में क्यों किए जा रहे हैं? आखिर सभी बहुजन साथ आकर अपनी एकता और ताकत का परिचय क्यों नहीं देते हैं और क्यों नहीं देना चाहते? सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में
पिछले बार 29 जनवरी को हमने भारत बंद करवाया था बहुत बड़े पैमाने पर। भारत बंद कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी इस तरह का खेल खेलने की कोशिश करे। ये कोई साधारण मामला नहीं है। इसके लिए कितने बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ती है वो हम जानते हैं। और भारत बंद के उस कार्यक्रम के लिए लाखों संगठनों के लोगों ने 29 जनवरी को साथ सहयोग दिया था। दूसरी एक और बात है, अगर कोई संगठन साथ सहयोग नहीं देता है तो भी एक और उपाय है, और वो उपाय ये है कि उन संगठनों के साथ अगर हम लोग मिलजुल कर काम नहीं कर सकते तो उनके साथ आपस में टकराव करने का काम हमको नहीं करना चाहिए। इससे भी हम लोग अपने मकसद को पूरा करने का काम कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा सवाल है संदीप मानकर। उनका कहना है कोरोना का खतरा सरकार जानती थी और जब विदेश गए लोगों को सरकार ने लाने के लिए प्लेन भेजे थे, उसी समय भारत में सरकार ने अपना घर छोड़कर रोजी रोटी के लिए कमाने गए लोगों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? यकायक संपूर्ण लॉकडाउन करने के पहले सरकार ने संपूर्ण तैयारी क्यों नहीं की? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही है? और कोरोना को बायोलॉजिकल वार के तौर पर देखा जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आपके सवाल में दो बातें हैं। एक तो सरकार ने विदेश से लोगों को लाने का प्रयास किया। ये प्रयास गलत प्रयास था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सरकार में विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को लाने का प्रयास किया। इसके लिए हम लोग सरकार के साथ में हैं। उन्होंने अच्छा काम किया, गर्व और गौरव का काम किया है। मगर अपने ही देश में रहने वाले असंगठित मजदूर और अपने अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए गए हुए मजदूर, उन लोगों के बारे में सरकार को पूर्व में विचार करना चाहिए था। लॉकडाउन करने से उस पर क्या परिणाम बीत सकता है, हो सकता है। यदि सरकार ने ऐसा प्लान पहले से बनाया होता, जैसे कोरोना के विरोध में बनाया, वैसे मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए बनाया होता, तो ये संकट आज जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई नहीं देता। निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसमें विफल हो गई है। मगर इस विफलता का खामियाजा सारे देशवासियों को भुगतना पड़ सकता है। उनके साथ साथ कोरोना का प्रकोप गांवों में भी फैल सकता है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मेरा अनुरोध है कि ऐसे मजदूरों को, जिस जिले के वो रहने वाले हैं, जिस स्टेट के वो रहने वाले हैं, उन लोगों को उस जिले में घुसने के पहले किसी सेंटर पर रोका जाए और उनकी अलग से सरकार के द्वारा व्यवस्था किया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो इस प्रकोप से बचाने का उपाय किया जा सकता है और ये मामला गांव तक फैलने से रोका जा सकता है। ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल कि ये बायोलॉजिकल वॉर के तौर पर कोरोना का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई मामला चल रहा है, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसलिए पैनिक होने की, डरने की या खामखा इस तरह के अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। इससे देश और समाज का भारी नुकसान होता है। इसको हम लोगों को खबरदारी लेनी चाहिए। सिद्दीक मूल निवासी, लोगों को सीए, एनआरसी, एनपीआर से ज्यादा इस वक्त ईवीएम से खतरा है। आप सभी मुद्दों के साथ साथ लोगों को जानकारी दे कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों में जानकारी की कमी है। यह बात सही है
कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये भी खतरनाक हथियार है ये, और इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार ईवीएम है। इसने लोकतंत्र की हत्या की। इसके विरोध में जो देश आज मिलजुल कर लड़ रहा है, उसी तरह से ईवीएम के विरोध में सारे देश को मिलजुल कर लड़ना होगा। और लड़ने के पहले इसके बारे में बड़े पैमाने पर जागृति करनी होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जगाने के लिए हमने कि ईवीएम से कितना बड़ा खतरा है, इसके बारे में जागृत करने के लिए हमने ये बहुत बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाली है। इस परिवर्तन यात्रा को 14 मार्च को केरला में प्रवेश करना था, मगर कोरोना के संकट की वजह से इसे हमने कुछ समय के लिए स्थगित किया है। मगर हम लोग कन्याकुमारी तक हर स्थिति में इस बीमारी पर काबू करने के बाद इस यात्रा को दोबारा जरूर शुरू करेंगे, और इसके लिए देशव्यापी बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे, ऐसा मैं लोगों को वादा करता हूं। मोनू खेरालिया, इन्होंने सवाल पूछा है कि साहब आगे आगे देश और समाज की मदद करने का प्रयास करें, लाइव आने से कुछ होना जाना नहीं है। लाइव आने की भी जरूरत है, लोगों को मानसिक रूप से हौसला देने की जरूरत है, और सारे देश में फैला हुआ जो हमारा संगठन है उनको जानकार बनाने की जरूरत है। उनके पास सही किस्म की जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ जो संगठन का नेटवर्क फैला है, अगर उस नेटवर्क के द्वारा कोई मदद हम समाज को करना चाहते हैं, तो भी आज हमारे पास टेलीफोन का और सोशल मीडिया के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। इसका सहारा लेकर ही हम सारे देश भर में फैले हुए नेटवर्क का अपने देशवासियों को और अपने लोगों को मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। योगेश जादव साहब, इस देश में जो चल रहा है, कोरोना के संदर्भ में जो चल रहा है, आपको जानकारी है। सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी वैसी व्यवस्था नहीं की है, और इसलिए जनता का हाल बेहाल हो रहा है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने किस तरीके से आम जनता की व्यवस्था करनी चाहिए और किस तरह का नियोजन करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को गाइडेंस करने की जरूरत है। हम लोगों को तमाम प्रकार का गाइडेंस कर रहे हैं। संगठन के द्वारा जो देश भर में हमने भारत बंद करने के लिए जो मॉनिटर करने के लिए कमेटियां बनाई है, उन कमेटियों के लोगों को टेलीफोन से सारे देश भर में मार्गदर्शन करने का संगठन के नेटवर्क के द्वारा जारी है। इतना ही नहीं, सरकार को जो असंगठित मजदूर है या और तमाम प्रकार के लोग हैं, उनको मदद किस तरह से की जा सकती है, उसका रिटर्न मेमोरेंडम जिलाधिकारी के द्वारा सरकार तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप से भेजा गया है। उस पर अमल करने की आवश्यकता है। प्रकाश राठौड़, इन्होंने सवाल पूछा है, फुले अंबेडकर जयंती को कैसे करना होगा। 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन घोषित किया गया है, और ज्योतिराव फुले के जन्मदिन का और बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन का कार्यक्रम लोग मई महीने तक करते रहते हैं, हर साल करते हैं। इस साल भी अगर ये लॉकडाउन 14 तारीख तक कंट्रोल में आ जाता है, ये बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, तो 14 तारीख के बाद हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तरह से आजाद है, और हम अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित आग्रह करेंगे कि इसके कार्यक्रम जरूर आने वाले समय में करने होंगे और किए जाएंगे।
अभी मोहोड़, आप सक्रिय राजनीति में सहयोग कीजिए। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आप पार्लियामेंट में जाकर आवाज उठाए। अपने देश में लोगों और आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से देश के मूल्यवासी लोगों को सहायता और उनके शंका का निराकरण करने के लिए संवैधानिक रास्ता अच्छा है। लाइव आना और कुछ एक्टिविटी करना, इससे लोगों में प्रभावी क्रांति और आपके जो बदलाव करना है वह नहीं होगा। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को प्रभावशाली भूमिका निभानी चाहिए। ये जो आपका सोच है, ये सोच गलत नहीं है, मगर हर आदमी को राजनीति में ही आना चाहिए ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हम लोग गैर राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने का भी काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल हमारे समाज को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, उनको मुद्दे आधारित हम लोग समर्थन देंगे और उसको ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हमारे समाज के लोग करें। इसके लिए आने वाले समय में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग मिलकर कोई बड़ा राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमारे लोग मिलजुल कर करें, इसके लिए हम उनको मदद कर सकते हैं। अशोक कुमार, जो मंदिरों ने 100 करोड़ दिए हैं, क्या ये राम मंदिर के काम आएंगे? अगर मंदिरों के पास पैसा है और ऐसे संकट के घड़ी में अगर वो देश और देशवासियों की मदद करने के लिए पैसा देते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं उनका स्वागत किया जाना चाहिए और संकट की घड़ी में उस पैसे का उपयोग देश और देशवासियों के काम में लगाया जाना चाहिए। राजेश परमार, लेट राजेश परमार, क्या भूख की वजह से 10 या 12 दिन बाद लोगों के द्वारा लॉकडाउन तोड़ना और लूटपाट हो सकती है? अगर राजेश परमार लेट है, लेट का मतलब होता है कि वो मरे हुए हैं, तो उन्होंने हमको सवाल कैसे पूछा ये समझ में नहीं आता है, मगर शायद प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी, ऐसा हो सकता है। और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर लोगों को सही समय पर मदद नहीं की गई और भूख से अगर लोगों की हालत बेहाल हो गई, तो लोगों के द्वारा लॉकडाउन तोड़ने का काम हो सकता है और लूटपाट करने का काम हो सकता है, ऐसा मैं भी मानता हूं। सवाल पूछने वाले के मन में भी आशंका है तो सही है और सरकार को भी इस बात का आकलन है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए सरकार ने फौरी तौर पर मदद करने का कार्यक्रम शुरू किया है। मैं अपने संगठन के साथियों को सरकार के द्वारा लोगों तक ये मदद पहुंचाने के लिए हम लोग क्या मदद कर सकते हैं और अपने गरीब से गरीब आदमियों को ये मदद पहुंचाने के लिए हम कोई मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं क्या, इसे हमारे संगठन के लोगों को जरूर करना चाहिए। विशाल भूमरकर, कोरोना 3rd स्टेज पर है, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड। ऐसे में हमारे लोगों को मजबूरन अपने घर पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि सरकार ने उपलब्ध किए हैं उनमें जाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर लोगों को वायरस लगा तो हमारी सरकार उन्हें बचाएगी या उन्हें उनके हल पर छोड़ दिया जाएगा? हमारे स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं? ये जो लड़ाई है कोरोना वायरस से, ये छोटे लेवल पर लड़ाई लड़ने का मामला नहीं है। जिस तरह से एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई लड़ता है तो उसमें कोई नागरिक डंडा लेकर सीमा पर जाके नहीं लड़ाई लड़ सकता। ये लड़ाई पूरे देश के लोगों को मिलकर लड़ने की है और देश के साधन संसाधनों को लगाकर ये लड़ाई लड़ने का मामला है। आइसोलेशन में इस लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई का तरीका हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए और इस तरीके से काम करना चाहिए। गैब्रियल टोपो,
क्या ब्राह्मणों के विरुद्ध ईवीएम एनआरसी की लड़ाई हमारी आजादी की आखिरी लड़ाई है? मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी की लड़ाई के पहले हमें ईवीएम और एनआरसी की लड़ाई लड़नी होगी और इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित करना होगा और बड़े पैमाने पर जनता का जन समर्थन हासिल करना होगा। अगर हम बड़े पैमाने पर जनता का जन समर्थन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि हम इस देश में अपनी आजादी की जंग लड़ने में और जीतने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महेश दाफड़ा, क्या वैश्विक महामारी के चलते भारत में आर्थिक संकट कटौकती घोषित हो सकती है? कटौकती का मतलब शायद गुजरात में इमरजेंसी बोलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? भारत के जो बहुजन मूल्यवासी SC ST और OBC लोग हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? जो लॉकडाउन है वो इमरजेंसी ही है, केवल इमरजेंसी का नाम लॉकडाउन कर दिया गया है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और जो सारे के सारे सार्वजनिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। इमरजेंसी में भी किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम हो नहीं सकते थे और लॉकडाउन में भी नहीं होते हैं। इमरजेंसी में मौलिक अधिकार विथहेल्ड किए जाते हैं, लॉकडाउन में भी सारे के सारे कार्यक्रम विथहेल्ड है। इसलिए लॉकडाउन का दूसरा अर्थ इमरजेंसी है, इमरजेंसी का दूसरा अर्थ लॉकडाउन है। तो इसका SC ST OBC के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा। देश के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा और इसको सारे देश और देशवासियों को मिलजुल कर मुकाबला करना होगा और रास्ते निकालने होंगे। गैब्रियल टोपो, NRC लागू करने की ब्राह्मणों की मजबूरी क्या है? ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी साबित हो गए हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनको विदेशी कह रहे हैं। जो लोग उनको विदेशी कह रहे हैं, ब्राह्मण उनको भी विदेशी कहना चाहते हैं। अब कहने का एक ही तरीका है कि कागज के अभाव में वो आप लोगों को विदेशी घोषित करे। जब कागज के अभाव में आपको विदेशी घोषित कर दिया जाएगा तो फिर आप उनको विदेशी नहीं कह पाओगे। अगर ऐसे स्थिति में आप उसको विदेशी कहोगे तो वो भी आपको विदेशी कहेंगे। एक चालाकी भरा मामला है और इसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होंगे। ब्राह्मणों को इन परिणामों से भुगतना होगा बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसा मेरा मानना है। महावीर प्रसाद भारतीय, राजा का बेटा राजा कब तक बनेगा? आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी कब तक लिया जाएगा? जब तक आरक्षण 100% फुलफिल नहीं होता है तब तक जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा योग्यता के आधार पर ही नौकरी देने का मामला है, अगर योग्यता के आधार पर नौकरी देने का मामला है तो जहां योग्यता मिलेगी उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी। एक साथ योग्यता और एक साथ राजा का बेटा, ये दोनों थ्योरी साथ साथ नहीं चल सकती, इसे समझना होगा। अगर राजा का बेटा को राजा नहीं बनने देना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का योग्यता रखनी होगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन के द्वारा जो प्राथमिकता वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को देनी होगी। अगर ऐसा होता है तो आरक्षण फुलफिल हो जाएगा, मगर सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है और लोगों में भ्रम फैलाना चाहती है। आपका सवाल भ्रम फैलाने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। ट्विटर कमेंट्स, मीना, मुझे लगने लगा है कि जिस तरह जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को मारने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक उसी तरह से लॉकडाउन का एजेंडा CA, NRC, NPR और EVM के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को मारना है। कृपया उस पर अधिक जानकारी दें।
कोरोना का जो मामला है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महामारी घोषित की गई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ऐसा है। हम लोगों को ऐसी स्थिति में भी घर में बैठे बैठे सीएए, एनआरसी, एनपीआर, ईवीएम के बारे में सारे देश भर के लोगों को जगाने का और भारत बंद की तैयारी अंदर ही अंदर करते रहने का काम जारी रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग अपना काम कर सकते हैं। कृष्णा टुडू, ईवीएम मशीन को कैसे खत्म किया जाए ताकि ब्राह्मणों का राज खत्म हो और एससी, एसटी और माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व का हक मिल सके। ईवीएम को खत्म करने के लिए जन आंदोलन खड़ा करना होगा। इतने आसानी से ये मामला खत्म होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी और जितनी नेशनल पार्टियां ब्राह्मणों की है उन सब लोगों ने मिलजुल कर ईवीएम का समर्थन किया हुआ है और नेशनल पार्टियों का, रीजनल पार्टी के लोग जो समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन करने की वजह से रीजनल पार्टियों को खतरा होने के बावजूद भी वो लोग भी इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जनता को जागृत किए बगैर जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा और जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा ईवीएम को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जन आंदोलन खड़ा करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाला ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम समाप्त होते ही और एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च इसके विरोध में हम लोग निकालने वाले हैं। वो भी देशव्यापी लॉन्ग मार्च होगा और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा ताकि जनता को जन आंदोलन के लिए तैयार किया जा सके। तपन, मैंने खबर सुनी है कि यूएन की तरफ से भारत में एनपीआर, एनआरसी, सीएए बंद होगा और असम में जो लोग डिटेंशन कैंप में हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। क्या ये खबर सही है? अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई खबर नहीं है और हम लोगों को इनके इस तरह की खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए और आंदोलन की तैयारी जारी रखनी चाहिए। शेख अबीद, दलित खुद को हिंदू क्यों मानते हैं? क्या आप उनके द्वारा दुरुपयोग किए जा रहे समुदाय में संदेश साझा करने के लिए उत्सुक है? इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी को हजारों सालों से डीएनए के अनुसार जो ब्राह्मण विदेशी साबित हुए हैं उन्होंने उनको दबा के रखा है, मजलूम बना के रखा है और इन लोगों को दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मण लोग इनको जबरदस्ती हिंदू बनाए रखना चाहते हैं। इसके विरोध में बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले समय में इसके बारे में और बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। टिंकू गौतम, बाबा साहब ने राजनीतिक लीडरशिप तैयार करने के लिए मिलिन कॉलेज में 1.5 साल का पाठ्यक्रम तैयार किया था। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद यह कार्यक्रम बंद हो गया है। क्या आप राजनीतिक लीडरशिप के इस तरह के पाठ्यक्रम पर विचार कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सुझाव है और हम लोग मूल निवासी बहुजन समाज में नेतृत्व निर्माण करने के लिए भविष्य में ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक, गैर राजनीतिक और हर प्रकार का नेतृत्व करने लायक लोग तैयार किए जा सके, इसके ट्रेनिंग कार्यक्रम पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पोहरमन राकेश कामत, क्या यह बात सच है कि ये लॉकडाउन सेकंड फेज में है और ये मई तक चलेगा? हमें कुछ जानकारी इस तरह से मिल रही है कि ये शायद 15 जून तक चलेगा, मगर एक जानकारी यह भी आ रही है कि कोरोना वायरस अप्रैल के माह में शायद 15 अप्रैल तक
भारत का जो तापमान है वो 40 डिग्री तक बढ़ सकता है और इतने तापमान में कोरोना वायरस के जंतु जीवित नहीं रह सकते, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का मानना है। और अगर ऐसा हुआ तो 15 अप्रैल तक भारत में एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मगर हमें ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को पूरे मनोयोग से समर्थन देना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। ये देश और देशवासियों को बचाने का बहुत अहम कार्यक्रम है, ऐसा मैं मानता हूं। जितने सवाल पूछे गए थे सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। ये जो जवाब दिए गए हैं, इन जवाब पर कल लोग और सवाल पूछ सकते हैं या दूसरे लोग जो उनको सवाल पूछना है, उनके मन में किसी भी प्रकार के सवाल, देश में जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके बारे में वो पूछना चाहते हैं, तो वो सवाल पूछने के लिए आजाद हैं और हम लोग उनके सारे सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद।